औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का आखिरी मजबूत बादशाह था। इसके दौर में मुगल सल्तनत बंगाल से कराची, कराची से उज़्बेकिस्तान, काबुल से हिमाचल और कोहिमा से कोलकाता तक फैली हुई थी। लेकिन सन 1707 में इसके इंतकाल के बाद ऊपर तले 9 मुगल बादशाह आए और ये अजीम सल्तनत तेजी से जवाल पजीर हो गई। औरंगजेब के दरबार में मक्का, ईरान, बलख, बुखारा, हबशा, काशगर, बसरा, यमन, हिजरमौत, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और चीन के सफीर होते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर रह गई और बादशाहों को अपनी शबाना सरगर्मियों के लिए भी महाजनों से कर्ज लेना पड़ता। एक वक्त था जब तिजारती काफले समरकंद और काशगर से गुजरने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब नादिर शाह दुरानी बादशाह का तख्ते ताउस और कोह नूर हीरा लेकर ईरान चला गया और बादशाह को हुमायूं के मजार पर जाने के लिए भी अंग्रेज से इजाजत नामा लेना पड़ता था। मुगल सल्तनत का ये जवाल आज भी मुर्रिखीन और तजिया निगारों का मरगूब मौजू है। दुनिया आज भी इस सल्तनत के जवाल की वजूहात पर बहस करती है और इबरत पकड़ती है। दोस्तों, मुगल सल्तनत के जवाल की 3 वजूहात अहम तरीन है और दुनिया ने इनसे बेतहाशा सबक सीखा है। मुगल सल्तनत की पहली खामी अमायदीन सल्तनत थे। औरंगजेब सिपह सालार था। वो अपने वालिद और 3 भाइयों को शिकस्त देकर बादशाह बना था। इसने अपने तमाम भतीजे और भांजे मरवा दिए थे। वो 88 साल जिंदा रहा। इन 88 बरसों में उसने किसी शहजादे को अस्करी तरबियत नहीं लेने दी। चुनांचे औरंगजेब के बाद मुगलों में एक भी काम का सिपह सालार और मुंतजिम नहीं था। पूरा शाही महल कबूतरबाज, खत्तात और मनाजरे का शौकीन था और यूं एडमिनिस्ट्रेशन और सिपाहगरी का फन मुगलों के हाथ से निकल गया। औरंगजेब ने अपने नीचे किसी को पनपने नहीं दिया, लिहाजा हिंदुस्तान में कोई काम का कमांडर नहीं बचा। फौज 4 लाख थी, मगर इसका सालार कभी शायर होता था, कभी मुसव्विर और कभी कोई कबूतरबाज। सल्तनत के बाकी मंसूबों पर चुन चुन कर नाअहल और कमजोर लोग तैनात किए जाते थे, क्योंकि बादशाह का ख्याल था कि अगर कोई अहल शख्स आ गया तो वो अपने इर्द गिर्द मजीद अहल लोग जमा कर लेगा, बादशाह के खिलाफ बगावत हो जाएगी और यूं तख्त किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। चुनांचे सन 1707 से 1857 तक हिंदुस्तान के किसी मनसब पर कोई अहल शख्स तैनात नहीं हुआ और इसके नतीजे में हिंदुस्तान पर हर साल हमला भी हुआ, तबाही भी आई और सल्तनत भी मुख्तसर होती होती दिल्ली तक रह गई। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार से यह मुआहदा किया कि कोई मुगल शहजादा अस्करी ट्रेनिंग नहीं लेगा। सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी कंपनी के पास होगी और ये रियासत को बचाएगी। चुनांचे शहजादों के पास सिर्फ 3 शुगल रह गए, शायरी, कबूतरबाजी और मुजरे, और ये इन तीनों शुगलों के लिए अपनी जमीनें, महल और बाग रहन रखते चले गए। दूसरी वजह, मुगल दुनिया की तब्दीलियों से बेखबर थे। दुनिया में साइंसी और सनती इनकलाब आ चुका था। यूरोपीय लोग अमेरिका तक पहुंच गए थे और वो खित्ता कुदरती वसाइल से माला माल था। अमेरिका की दरियाफ्त से कबल हिंदुस्तान खाम माल की सबसे बड़ी मंडी था, मगर सन 1700 तक ये मंडी अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी, लिहाजा हिंदुस्तान की तिजारती हैसियत कम हो गई। जहाज रानी और बारूदी असले ने भी बार बर्दारी और जंगों की नफ्सियात बदल दी थी। दुनिया में तालीमी और तिजारती इनकलाब भी आ चुका था। सनती पैदावार ने ज़रई पैदावार की जगह ले ली थी और स्किल्स और सर्विसेज का सेक्टर भी मुतारिफ हो गया था, जबकि हिंदुस्तान कुएं के मेंढक की तरह इन तब्दीलियों से बेखबर था। हिंदुस्तान में उस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री घोड़ों की खुरियां और खवातीन के दुपट्टे थी। ये उस जमाने में भी हाथियों और घोड़ों पर तलवारों से लड़ते थे और गुलिस्तान और बोस्तान को डिग्री समझते थे। और तीसरी और आखिरी वजह बाहमी लड़ाई थी। हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ रहे थे। मुल्क छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। ये रियासतें एक दूसरे के खिलाफ जिहाद कर रही थीं और अंग्रेज साइड पर खड़ा होकर इनके कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। इनमें से जो दूसरों को शिकस्त दे लेता था, अंग्रेज उसे फेंटा लगाकर फना कर देते थे। चुनांचे 83 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला और 40 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान हलवा बनकर अंग्रेज के दस्तरखान पर पहुंच गया।